हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग डाटा पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 का पार्ट 3 लेकर आए हैं और आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। वो है एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, इसके अनुप्रयोगों को करेंगे हम, और आज इस चैप्टर को एंड करने की कोशिश रहेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एम्पियर के परपथीय नियम से। तो देखते हैं एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। हमने लिख रखा है यहाँ एम्पियर का परपथीय नियम। अब ये नियम क्या है आप समझें जरा। इस नियम के अनुसार किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी धारा का μ0 गुना होता है। अब यहाँ अगर मैं बात करूं तो हमें एक बंद परपथ लेना है, यानी कि क्लोज सर्किट होगा हमारा, और उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र इट मीन्स बी की बात हो रही है। बी, हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं बी से, और बी का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, वो जो उस पथ में धारा बह रही होगी, मान लीजिए धारा आई बह रही है, तो आई का हमें गुना करना है μ0 गुना, यानी कि आई की μ0 से हमें कर देनी गुणा। अभी हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एम्पियर का परपथीय नियम कहता है कि किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी धारा का μ0 गुना होता है। तो अगर आप इसका देखें यहाँ पे, तो इन्होंने बोला है कि बंद पथ द्वारा घिरी धारा का μ0 गुना होता है। रेखीय समाकलन की बात हुई है चुंबकीय क्षेत्र के, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे। बंद परपथ को हम इंटीग्रेशन में हमने दिखा दिया क्लोज इंटीग्रेशन से, क्योंकि हम करेंगे समाकलन। तो आप देखें अच्छे से, हमने कर दिया क्लोज इंटीग्रेशन। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। हमने लिखा बी वेक्टर इंटू dl वेक्टर, क्योंकि उन्होंने बोला रेखीय समाकलन लंबाई के अनुदिश हमें समाकलन करना है, इसलिए हमने dl ले लिया, बी वेक्टर इंटू dl वेक्टर। यदि उसमें आई धारा बह रही है तो उन्होंने बोला है कि उसका μ0 गुना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिख रखा है μ0 गुना होता है, तो आई की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है μ0 से। तो इसके लिए जो आपका निकल के आया फॉर्मूला वो बनता है आपका क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर μ0 आई। और एक चीज इस नियम से एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं, ये यहाँ हमने डॉट प्रोडक्ट किया है। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो जब हम इसको खोलते हैं तो इसका इसके साथ आता है कॉस थीटा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो हमारा निकल कर आता है साइन थीटा। ये वाली बात आपको याद रखनी है जरा। अब हम इसी एम्पियर के परपथीय नियम का प्रूफ देखेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार देखा गया है। तो अभी हम इसके प्रूफ के लिए इसका एक चित्र बनाएंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। एम्पियर के परपथीय नियम के प्रूफ के लिए हमने ये एक अनंत लंबाई के एक सीधे तार में धारा आई बह रही है। तो ये अनंत लंबाई का एक तार है जिसमें धारा आई हमने बहती दिखा दी है ऊपर की ओर, इसमें ये धारा जो है बह रही है। अब यदि हम बात करें तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारा तार है, तार से ये तार है हमारा, और तार से ये r दूरी है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की हमारी जो दूरी है वो r है। और इस r दूरी पर ये हमने एक पॉइंट ले रखा है जो मैंने डार्क कर दिया है, ये मान लीजिए एक पॉइंट है। इस पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र की कैलकुलेशन करनी है अभी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इसके कारण, जो पूरा तार के कारण ये जो हमने बनाया है ये पूरा होगा, इसकी परिधि हो गई 2πr। अभी जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब लगाएंगे वो, अभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे हमने एक सूक्ष्म भाग काट लिया। सूक्ष्म भाग की जो लंबाई है वो आपकी dl है ना। ये जो सूक्ष्म भाग हमने काटा है इसकी जो लंबाई है वो dl है, और इस
इस पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र B का मान है, इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र B हम निकालेंगे उसकी दिशा और जो हमने तार यहाँ पे लिया है वो दोनों सेम दिशा में है। जब सेम दिशा में है दोनों तो कोई कोण नहीं बनेगा। जब सेम दिशा में होंगे तो थीटा का मान आएगा 0। जब एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान रहता है आपका 0। अगर लंबवत दिशा में होते तो हम थीटा का मान रखते 90। अगर ये समझ नहीं आ रहा हो कि यहाँ पे ये दोनों एक दिशा में कैसे हो गए, तो इसके लिए हमें बोई चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के जो नियम हैं उन्हीं के आधार पर हम ये निकालते हैं। जैसे ये धारावाही चालक है, इसके चारों ओर इस तरह से है L। अब हम L का जो पार्ट लिया है हमने थोड़ा सा इस तरह से आप सर्किल मानेंगे पूरा, और जो पार्ट लिया है वो इधर है। तो हम देख रहे हैं कि जब धारावाही चालक में धारा ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सामने की ओर होगा। जब सामने होगा और वो ही उसका सूक्ष्म भाग dl है तो दोनों एक ही दिशा में हो जाते हैं इस कंडीशन में। जब एक दिशा में होंगे तो थीटा का मान आपका 0 आएगा। और ये हमें यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो ये मैंने आपको पहले समझा दिया, इसमें अब हमें जब लगाना है तब थीटा जो है 0 लगाना है। इससे पहले अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे क्या रखना है। ये चित्र का सारा हमने समझ लिया क्या सीन है। अब यहाँ देखते हैं, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार में धारा I बह रही है। तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B क्या है आपका, B है आपका μ0/2πi/r। ये ऐसे बोल सकते हैं μ0I/2πr। ये इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने B को एक तार पे निकाल कर हमने दिखा रखा है, वो वहाँ से हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई B का मान क्या हो गया μ0I/2πr। इससे पहले जो करा रखा है उसमें हमने निकाला है धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप अगर वहाँ से देखेंगे तब यहाँ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये हो जाता है हमारा। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई हमने एक सूक्ष्म भाग ले लिया dl और dl का रेखीय समाकलन हम कर रहे हैं। अब रेखीय समाकलन जब आप करोगे तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर, हमने बोला क्या हो जाएगा b d क्लोज इंटीग्रेशन, देखिए बराबर क्लोज इंटीग्रेशन b dl cos 0। ये cos 0 वाली कहानी यहाँ सिखा चुके हम, क्योंकि b dl cos थीटा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, जब आप डॉट हटाएंगे डॉट में क्या प्रोडक्ट आता है cos, हम देख चुके थीटा बराबर 0 है तो cos थीटा की जगह पे हमने लिख लिया क्लोज इंटीग्रेशन b dl cos 0 से। ठीक है, अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि cos 0 का मान कितना, एक रख दिया हमने, तो हमारा क्या रह जाता है, हम इसमें से b ले लेंगे बाहर, क्योंकि b का मान हमारे पास ये है तो हमने b रख दिया बाहर। अब हमारा क्लोज इंटीग्रेशन में खाली dl रह जाता है। अब जब इस dl का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बताइए ये क्या हो गई, परिधि हो गई। तो परिधि का मान आप क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन में निकाल के क्या रखेंगे बाहर, 2πr। तो अभी इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं क्या करना है। इस समीकरण 1 को बना छोड़ देते हैं अभी के लिए, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत पड़नी है आगे हमें। अब आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या निकल के आया भाई, हमारा यहाँ पे चल रहा था क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर इंटू dl वेक्टर। ठीक है, देख पा रहे हैं। अब यहाँ हमने b आ गया हमारा, और dl जो हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो इसकी ये सूक्ष्म भाग था, पूरी परिधि की बात आ जाएगी तो हम लिख देंगे 2πr। ठीक है, हम क्या लिख देंगे 2πr। अब यहाँ जो b का मान रखना है वो इस समीकरण से रखना है, जो ये हमारे पास समीकरण थी जो हमने पहली समीकरण बनाई। तो b का मान यहाँ से रख देते हैं, इसे यहीं पे चलने दो, b वेक्टर इंटू dl वेक्टर। b का मान यहाँ से लगाओ μ0I/2πr, और किससे मल्टीप्लाई करनी है, इस वाले 2πr से। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया तो आपका निकल के आया b वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर μ0I,
और यही आपका एम्पियर का नियम है जो हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो आई, ये आ गया आपका प्रूफ होके, ये आ गया आपका प्रूफ होके। अब हम इसके अनुप्रयोग को देखेंगे, एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुप्रयोगों को हम आगे करेंगे। चलिए, पहले अनुप्रयोग की यदि हम बात करें तो हमने लिख रखा है, पहला अनुप्रयोग है इसका, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वही है, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है। और हमें यहाँ पर थोड़ा लिखना है क्या, कि माना अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार में आई धारा बह रही है, आई धारा हमने दिखाई है चित्र में, ठीक है। तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर, अब यहाँ पे एक बिंदु ही मान लिया, पॉइंट जो है उसको पी बोल दिया, तो हमने बोला कि एक जो पॉइंट है वो पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र बी हमें ज्ञात करना है। इतनी सी चीज़ क्लियर। अब उसके बाद हमें लगाना है, क्योंकि हम इसका अनुप्रयोग कर रहे हैं तो सीधे सीधे हमें एम्पियर का पर्पतीय नियम लगा देना है। तो हमने झट से लगा दिया, देखिए एम्पियर के पर्पतीय नियम से। अब एम्पियर का पर्पतीय नियम क्या था, अभी प्रूफ करा है, क्या था भाई, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो आई, ठीक है। ये वही सेम चित्र है पूरा। तो बी और डी के बीच थीटा कितना है, फिर से जीरो है, थीटा लिख रहा है वहाँ पे। अब जब थीटा जीरो है तो आपको क्या करना है कि क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस जीरो बराबर म्यू जीरो आई। कॉस जीरो का मान 1 होगा, 1 रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बी हम ले लेंगे इसका बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन में आपका रह जाता है डी एल। और अभी आपको पता था जब इंटीग्रेशन में से डी एल को निकालेंगे तो क्योंकि ये परिधि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो आई। अब आप देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र बी ज्ञात करना है। तो बी को यहीं छोड़ेंगे और म्यू जीरो आई, और ये आ जाएगा आपका अपॉन में 2 पाई आर, और बस इतना ही आना है। ये हो जाता है आपका अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं इसके अगले अनुप्रयोग की ओर और उसके लिए भी बनाते हैं चित्र। देखिए, इसमें जो नेक्स्ट अनुप्रयोग हमें देखना है वो है आपका धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनालिका के अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। ये जो है हमने धारावाही परिनालिका ले रखी है, ये ब्लैक से जो मैंने बनाई ये आपकी धारावाही परिनालिका है। अब इस परिनालिका के अंदर तो हमने इसमें एक ले लिया यहाँ पे पॉइंट पी, क्योंकि ये इसके अंदर है, ठीक है। अब पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक इस तरह का पथ बना लिया, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमने पथ बना लिया और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है वो इधर साइड है, ये दिखा रखी है हमने सारी चीज़ें। अब इसमें जो आपको सबसे पहले लिखना है वो हम देखेंगे क्या, कि माना धारावाही परिनालिका में आई धारा बह रही है। इस जो परिनालिका है इसमें आई धारा बह रही है, इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। जो फेरों की संख्या है इसमें वो है आपकी स्मॉल, हम देख रहे हैं इसमें फेरों की संख्या जो है वो स्मॉल एन है। परिनालिका की अक्ष पर एक बिंदु पी है, अक्ष पर है, निरक्ष पे तो नहीं है ना, इसी अक्ष पर है, पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने एक बंद पथ ACDE इस बंद पथ की कल्पना की है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने ये बंद पथ मान रखा है। इस पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन ये आपको पहले लिखना है, और इसके अनुदिश अब रेखीय समाकलन हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर, फिर हम इसके प्रत्येक सरफेस के लिए हम देख लेंगे कि भाई इतने से इतने लंबाई का, फिर ये वाला लगा देंगे, फिर से क्लोज इंटीग्रेशन, पूरा प्रोसेस अभी इसका देखेंगे। तो चलिए इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन की, तो हमने लिखा क्लोज इंटीग्रेशन, ये आपको दिख रहा होगा, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर। अब हम पहले किसकी बात करेंगे, ए ई की। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ ए लिखना है, लिमिट लगा दी ए से ई तक, क्योंकि इसी का कर रहे हैं तो लिमिट लगा दी इंटीग्रेशन पर, और बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, ठीक है।
इतना हो गया, फिर प्लस करना है हमें, फिर हम ए ई हो गया। अब हम इसके बाद ए ई हम करेंगे ई डी, तो हम फिर से इंटीग्रेशन ई डी बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर। और अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, अभी हम लिखेंगे फिर से प्लस ई डी हो गई। ई डी के बाद अब हम क्या करेंगे, ए ई हो गई, ई से डी तक की बात हो गई, अब होगी डी से सी तक, डी से सी तक, तो हम लिखेंगे डी सी बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर प्लस, अब क्या रह गया, सी से ए तक, क्या रह गया भाई आपका, सी से ए तक, ए को लो और अच्छे से लिखेंगे भाई, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ई डी और सी ए, देखिएगा ये वाला ई डी और सी ए है ना, ई से डी तक, और ये हमारा सी ए वाला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बी इस दिशा में है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी इस दिशा में है और ये दोनों इधर लंबवत हैं, तो यहाँ पे कोण बनेगा आपका 90, क्या बनेगा 90। तो यहाँ पे जब हम कॉस लेके आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों कंडीशन में कॉस 90, और आपको पता है कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, जरा क्या लिखेंगे, चूंकि भुजाएं कौन कौन सी, ई डी, ये वाली ई डी और सी ए, ई डी व सी ए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं। लंबवत हैं तो हमें क्या करके दिखाना है, क्योंकि होंगी तो ये दोनों बराबर ही, तो हमें लिख देना है सी से ए तक बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, डी एल वेक्टर काय के बराबर होगा ये, क्योंकि सेम ही है, ई डी के ई से डी तक बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, और ये सब किसके बराबर हो जाएंगे भैया, तुम्हारे क्लोज इंटीग्रेशन हमारा बी डी एल और कॉस 90, और अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, कॉस 90 बराबर 0। तो अगली वाली लाइन में हम क्या लिख देंगे, बी चूंकि करके लिखना है इसको, ठीक है, बी डी एल 0, तो ये तो हो गया 0। ये जो दोनों हैं वो तो हम ले आए 0। इन दोनों के 0 होने के बाद एक चीज और बचती है अभी, जो खत्म होनी है बिल्कुल, क्या, भुजा सी डी। सी डी क्या है, सी डी भुजा प्रणालिका के बाहर है, प्रणालिका हमारी ये है और सी डी प्रणालिका के बाहर है, तो सी डी जब प्रणालिका के बाहर है तो चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर लग रहा है ना, बाहर नहीं लगेगा, तो हम लिख देंगे सी डी भुजा जो है वो प्रणालिका के बाहर है और इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो होगा आपका 0। तो देखिए यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को भी छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक। तो आपको यहाँ, ठीक है, आपको जो है यहाँ पे लिख लेना है, क्या आप लिखेंगे कि भाई ये जो सी डी भुजा है वो चुंबकीय, वो प्रणालिका के बाहर है, इसलिए इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। तो ये वाला हम 0 करके दिखा दे रहे हैं, कौन सा, सी से डी तक। हम यहाँ लिख देंगे डी सी बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर, इसमें क्या होगा आपका बी 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में जब आपका बी 0 होगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि बी से इसकी डॉट होगी तो ये सब 0 हो जाएगा। अब हम इसको अगर समीकरण 1 मान लेते हैं तो समीकरण 1 में क्या क्या 0 हो गया बताइए, ए ई को छोड़ के बकाया सारे 0 हो गए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको क्या रखना है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर ए से ई तक बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। यानी कि यहाँ हम सिंपली अब क्या लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर आपका रह गया ए से ई तक बी वेक्टर इंटू
DL वेक्टर। फाइनली हमारे पास ये चीज़ निकल के आई। तो ये वाला सब रफ कर देते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। इस कंडीशन में यदि हम बात करें कि AE वाले पार्ट पे कॉस का मान क्या आएगा, देखो ये भुजा इस दिशा में है, B वेक्टर इस दिशा में है, दोनों चीज मैंने बताया जब समान दिशा में ही है तो थीटा का मान आएगा 0, क्योंकि इनके बीच तो कोई एंगल बन नहीं रहा। भाई ऐसा है तब तो 90 बन रहा है, लेकिन एक ही दिशा में है तो कोई एंगल बन नहीं रहा। जब कोई एंगल नहीं बन रहा तो आपका थीटा का मान इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में आपका थीटा का मान जो है वो आएगा 0। तो यहाँ हमें लगाना है क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर BDL cos 0 अंश। ठीक है, cos 0 का मान आपको पता है 1 होता है, तो कुछ नहीं, B आपका बाहर आ जाएगा। इसकी लिमिट क्या है, A से E तक, तो हम लिखेंगे A से E तक, और यहाँ हमारा अंदर रह जाता है ओनली DL। क्या रह जाता है हमारा अंदर, ओनली DL। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा L। तो हम यहाँ पे ये प्राप्त कर चुके कि B वेक्टर और DL वेक्टर बराबर B इंटू DL, वो हमारी समीकरण 1 थी और इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। अब हम इसमें लगाएंगे एम्पियर का परपथीय नियम। ब्लैक मार्कर यहाँ आपको लिख देना है एम्पियर के परपथीय नियम से। एम्पियर के परपथीय नियम से क्या है कि क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर म्यू 0 गुणा पथ द्वारा घिरी धारा, यही था। तो आपको लगा देना है B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का मान क्या आया, B इंटू L, और म्यू 0 है। पथ द्वारा घिरी धारा क्या होगी, इसमें फेरे हैं क्योंकि ये परिनालिका है, तो हमें यहाँ लिखना है कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या गुणा धारा। और हमने यहाँ लिख रखा था स्टार्टिंग में कि प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या L है, तो यहाँ म्यू 0 N फेरों की संख्या है, प्रत्येकांक लंबाई ले लेते हैं हम इसमें L, और धारा है हमारी I। तो हमारा फाइनली निकल के आया B इंटू L बराबर म्यू 0 NL इंटू I। इस L से ये वाला L कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। इस L से ये वाला L कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमारा आता है निकल के, जब L से L कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बाई रह जाएगा, तो सॉरी B रह जाएगा, तो B बराबर आएगा आपका म्यू 0 NI। क्या आएगा, म्यू 0 NI। अभी जो हमने देखा उसमें जो P बिंदु है वो मध्य में है, परिनालिका के मध्य में है। देखिएगा जो P बिंदु है वो परिनालिका के मध्य में है। यदि ये P बिंदु किसी एक सिरे पर हो, इस वाले साइड मान लो या इस वाली साइड मान लो, ठीक है, परिनालिका के किसी एक सिरे पर हो, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान तो आधा हो जाएगा। उस कंडीशन में B का मान क्या हो जाएगा, म्यू 0 NI अपॉन 2। लेकिन जब वो आपसे पूछे कि एक सिरे पर हो, तभी हमें ये लिखना है म्यू 0 NI अपॉन 2, वरना हमारा यही रहना है, ठीक है। चलिए इसका तीसरा अनुप्रयोग और देख लेते हैं हम। सिरेहीन परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ये सिरेहीन परिनालिका का हमने चित्र बना दिया। इससे 8 दूरी पर फिर से एक बिंदु P है। अगर आप चित्र सही से नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फिर यहाँ से 8 दूरी पर एक बिंदु P है, उसका छोटा सा भाग फिर से हमने DL ले रखा है, और उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र B का मान है वो DL वाली लंबाई
की ही दिशा में है, इसलिए cos 0 लेना है हमें फिर से। चलिए आपको इसमें जो लिखना है स्टार्टिंग में वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको लिखना है कि माना एक प्रणालिका में I धारा बह रही है, इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या फिर से स्मॉल n लेनी है हमें, और इसके अंदर एक बिंदु P है